हेलो बच्चों। सत श्री अकाल। किद्दां की हाल चाल? सभी की पढ़ाई, सभी की सेहत होपफुली बहुत बढ़िया है। तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं इस फैंटेस्टिक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है वेदांतु पंजाब। और हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की, जो हमने रिवीजन शुरू करी थी उसके सेकंड लेक्चर के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर अतुल भारद्वाज, मास्टर टीचर बायोलॉजी एट वेदांतु लर्निंग सेंटर पटियाला। तो हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर एंड किया था मल्टीपल एलेलिज्म, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप +2 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लेक्चर को शेयर करें और वेदांतु पंजाब चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो बच्चों, हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में डिटेल बात कर चुके थे। हम पोस्ट मेंडेलियन के कुछ सेक्शन को कंप्लीट कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड इससे रिलेटेड आगे के कंपोनेंट्स। सो जैसे ही हम मेंडलिज्म पढ़ लेते हैं उसके बाद हमें यह पता चलता है कि मेंडल के जीते जी मेंडल ने, हमने पढ़ा था मेंडल ने इन 7 सालों में अपना काम किया था 1856 से 1863। तो इन 7 सालों में उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद इन्होंने अपना काम लोगों को कम्युनिकेट तो किया, बट इनकी डेथ 1884 में हो गई। 1900 तक इनका काम रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया। उसके बहुत सारे रीजन से, जो रीजंस एनसीईआरटी में मेंशन और जो इंपॉर्टेंट है, लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। पहली चीज, उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतनी इजी नहीं थी, ये इंटरनेट का जमाना तो था ही नहीं। और जैसे मैंने बताया था, मेंडल किसी साइंटिफिक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं थे, किसी रिसर्च लेबोरेटरी में नहीं थे, तो उनका काम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। उन्होंने अपने जो कंक्लूजन्स दिए थे वो एक लोकल जर्नल में पब्लिश किए थे, तो लोगों तक वो कम्युनिकेट हो ही नहीं पाए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था फैक्टर्स का, जीन्स का, दैट कुछ तो है जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन, उनसे नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, जिसको उन्होंने बोला था फैक्टर्स, और इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। दीज यूनिट्स आर स्टेबल, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। इस चीज के साथ लोग एग्रीमेंट में नहीं थे। उन्होंने बोला भैया आसपास देखिए कितनी सारी वेराइटी है, कितनी सारी इंटरमीडिएट फॉर्म है। तो जो जिस स्टेबल यूनिट के बारे में वो बात कर रहे थे, इस चीज से लोग एग्री नहीं करते थे कि कभी भी करेक्टर के बीच में मिक्सिंग नहीं होती थी। ये जो उनके कंटेम्परेरीज थे वो एग्री नहीं कर पाए। तीसरा, मेंडल पहले थे जिन्होंने बायोलॉजी के या जेनेटिक्स के इन बेसिक फंडास को समझाने के लिए मैथमेटिक्स, मीन, प्रोबेबिलिटी, मीडियन, स्टैट्स का इस्तेमाल किया। तो अपने रिजल्ट्स को मैथ्स के थ्रू समझा रहे थे। तो आप समझिए ना, उस टाइम पे ये जमाना था ही नहीं, लोगों को बायोलॉजी ढंग से समझ नहीं आ रही थी। ये व्यक्ति बायोलॉजी को मैथ्स का बेसिक लगा के समझा रहे थे, जो लोगों के लिए बिल्कुल नया था। साइंटिस्ट इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे। देखिए, मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना, जो बिल्कुल नया था और अनएक्सेप्टेबल था। चौथा, मेंडल किसी भी तरीके से कोई फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाए। वो बोल रहे थे कुछ तो है पेरेंट्स के पास स्टेबल, जिसको उन्होंने फैक्टर बोला, बट वो स्टेबल जो यूनिट है वो कहाँ प्रेजेंट है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस के बारे में कोई बात नहीं हो पाई। इसलिए लोग इस चीज से एग्री नहीं कर पाए। पांचवा, लोग कहते हैं, लिटरेचर ये कहता है कि मेंडल बहुत ज्यादा वैसे भी एग्रेसिव थे ही नहीं। जैसे आपने मान लीजिए कोई रिसर्च करी तो आप लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताओगे कि मैंने ये किया वो किया, नहीं, इनका नेचर ऐसा था ही नहीं। ये खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस चीज के ऊपर एफर्ट नहीं डाल रहे थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण, जिन दिनों में मेंडल ने काम किया, इन सालों में, इनसे बिल्कुल कुछ समय पहले डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। वो जो किताब बहुत फेमस थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो उस समय पे जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो डार्विन के काम पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी।
because Darwin was talking about changes. Mendel was talking about the molecule responsible for that changes. Obviously इनका जो काम था, 7वां पॉइंट में मेंशन करूंगा, वो उस समय के हिसाब से काफी एडवांस था. ऑब्वियसली जब एडवांस बात हो रही है लोगों को ये चीजें समझ आएंगी ही नहीं. डन. फिर हमने बताया कि 1700 के 1900 के आसपास आते आते 3 साइंटिस्ट का मैंने नाम मेंशन किया था. 1900s के आसपास आके इनके काम को रीडिस्कवर किया गया. ह्यूगो डी वरीस, कार्ल कोरेंस एंड ट्रेशरमार्क. दोबारा से इनके कामों को पढ़ा. फिर जो भी काम उन्होंने किया था उनको दोबारा से रीपब्लिश करा एक बेटर जर्नल में, एक ऐसे जर्नल में जिसका जो लोकल नहीं था, जिसकी रीच काफी ज्यादा थी. तब जाके मेंडल के काम को री इन्वेंट किया गया. डन. अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. सटन एंड बोवेरी, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र किया जाता है. सटन एंड बोवेरी, ये मेंशन किया हुआ है. अच्छा बच्चों, तो हुआ क्या, जिन समय में मेंडल काम कर रहे थे उस टाइम पे कोई माइक्रोस्कोपी अच्छे लेवल पे डेवलप नहीं हुई थी. बट 1900s आते आते माइक्रोस्कोपी की फील्ड में एडवांसमेंट हुई. सेल दिखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखे और क्रोमोसोम की मूवमेंट्स पढ़ी गई. मतलब जब मैं गैमीट्स बनाऊंगा, मेरी बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ऑब्वियसली डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट होगा, हैप्लॉइड. मियोसिस होगी, तो मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की मूवमेंट्स पढ़ी जाने लगी. और जब क्रोमोसोम की मूवमेंट को पढ़ा गया सटन और बवेरी के द्वारा, तो उन्होंने पाया कि जिस तरह से मेंडल बोल रहे थे कि मेरे फैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह की मूवमेंट कौन शो करते हैं, क्रोमोसोम्स. और अपनी स्टडी से इन्होंने बताया भैया दैट ये जीन्स नहीं हैं जो पेयर में होती हैं, ये जीन्स नहीं हैं जो सेग्रीगेट करती हैं, ये जीन्स नहीं हैं जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं, ये तो क्रोमोसोम्स हैं. ये हमने बात करी थी दैट क्रोमोसोम्स के ऊपर ही तो जीन्स लोकेटेड होती हैं. और जिस जगह पे लोकेटेड होती है उसको हमने क्या नाम मेंशन किया था बच्चों, जीन लोकस. तो क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ फैक्टर्स और जीन्स, जिसके बारे में मेंडल ने बात करी थी. और ऑलमोस्ट सब कुछ पैरेलल था. तो ऐसा लिखा हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस. तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होंगे तो ऑब्वियसली उनके ऊपर पड़ी हुई जीन्स भी तो सेपरेट होंगी बच्चों, करेक्ट. क्रोमोसोम सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. तो जब सेपरेशन हो गई क्रोमोसोम्स की, जीन भी सेपरेट हुई, और जब फर्टिलाइजेशन का समय आया वो दोबारा से फिर से रीयूनाइट हो जाएंगी. तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमीट्स कंबाइन एंड प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि किससे जैसा है, पेरेंट जैसा. मैं हूं 2n, मेरे पार्टनर हैं 2n. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्होंने n अपना जर्म सेल प्रोड्यूस किया, मैंने अपना जर्म सेल प्रोड्यूस किया n, और जब ये फर्टिलाइज हुए नेक्स्ट जनरेशन में फिर से क्या आ गया, 2n. ऐसा ही पढ़ा है. तो अगर क्रोमोसोम डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई जीन्स भी तो 2 ही होंगी, डिप्लॉयड नंबर में होंगी. देन अंततः बोला गया सटन यूनाइटेड नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, और फिर उसको नाम दिया गया क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो सिंपली हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि मेंडल जो बात कर रहे थे कि ये मेरे फैक्टर्स हैं, ये मेरी जीन्स हैं, उनकी लोकेशन क्रोमोसोम्स पे पाई गई. और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जिस तरह का बिहेवियर फैक्टर्स शो करते थे, जीन्स शो करती थे, बिल्कुल वही क्रोमोसोम शो कर रहे हैं. तो हमें पता चला दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, और जिस तरह से क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे या सॉर्ट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से कौन सेग्रीगेट करेंगी और एक्सप्रेस करेंगी तुम्हारी जीन्स. फाइन. चले, अब ये आपकी एनसीईआरटी से ली गई हुई एक फिगर है, और इसमें क्या बताया जा रहा है जरा ध्यान दें. इसके लिए आपको बेसिक सेल साइकिल, सेल डिवीजन का ध्यान होना चाहिए. तो बच्चों यहां पर क्रोमोसोम लिए गए हुए हैं, आपको ये कलर दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए दैट ये क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 है. येलो एंड ऑरेंज क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर में है, डिप्लॉयड. और दिस रेड एंड ग्रीन इज पेयर नंबर 2.
फिर ये जीवन की बात करी जा रही है, जीवन के दौरान क्रोमोसोम या डीएनए का कंटेंट ऐसा होगा। बीच में क्या आता है, एस, और एस फेज के दौरान क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो क्रोमोसोम इस तरह से होगा, एस फेज में रेप्लिकेट होने के बाद उस क्रोमोसोम की क्या क्रिएट हो जाएंगी, दो क्रोमेटिड। बिल्कुल वही ये बताया हुआ, दिस इज सेंट्रोमियर। तो रेप्लिकेशन के बाद आप देखिए, पेयर वन का क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया, पेयर वन का इधर क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया, दिस इज पेयर टू। दिस इज मियोसिस वन ऑफ एनाफेस, एनाफेस ऑफ मियोसिस वन। तो आप जानते हैं एनाफेस के दौरान क्या होता है, मियोसिस की एनाफेस के दौरान क्या होता है, मियोसिस वन के दौरान ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो रेप्लिकेट हुए थे, दे गेट सेपरेटेड। तो ये देखिए, पेयर वन का ये मेंबर, पेयर में वन का ये मेंबर एक दूसरे से अलग हो गए। सेम पेयर टू का ये मेंबर, पेयर टू का ये मेंबर एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट। फिर आ गई एनाफेस टू ऑफ मियोसिस टू। तो हम जानते हैं एनाफेस टू में, दिस इज एनाफेस टू, दिस इज एनाफेस वन ऑफ मियोसिस टू। इसमें जो क्रोमोसोम है उनके जो क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट होंगे। तो आप देखिए, ये एक दूसरे से अलग हो गए, ये एक दूसरे से अलग हो गए, और फाइनली आपके पास 4 सेक्स सेल बने जिसमें हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी है। तो हैप्लॉइड, 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 हैप्लॉइड। और जब हमने शुरुआत करी थी, हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी थी, 2 कॉपी। तो जिस तरह से क्रोमोसोम मूव किए हैं उसी तरह से जीन्स भी मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर ही तो क्या लोकेटेड होती हैं, जीन्स। लेट्स से ये दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी। तो रेप्लिकेशन के दौरान इसने भी खुद को डबल किया, इसने भी खुद को डबल किया। एनाफेस वन के दौरान ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, कैपिटल टी अलग, कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर। फाइन। जब ये अलग हो गए, एक सेल में क्या चला गया, कैपिटल टी, कैपिटल टी। दूसरे सेल में क्या चला गया, स्मॉल टी, स्मॉल टी। और जब मियोसिस टू में इनकी सेपरेशन हुई, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। फाइन। तो देखिए ना, हर एक सेक्स सेल में हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी रह गई। सो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस इन द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, एंड हेंस आपकी जीन्स भी सेपरेट होंगी। ओके जी, तो आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है दैट जब आप बात करते थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, दैट एक पेयर ऑफ फैक्टर विच इज कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ वन पर्टिकुलर कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अनदर। अब जीन्स इसके ऊपर लोकेटेड हैं, क्रोमोसोम के ऊपर। और क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने क्या बोला, ये जीन्स नहीं है जो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। और अगर क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते तो उनके ऊपर पड़ी हुई जीन्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगी। अब यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब बताया हुआ है, ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बच्चों को ये समझ नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, शाबाश बच्चों। तो 2 पॉसिबिलिटीज ली गई हुई हैं और ये बिल्कुल वैसे ही क्रोमोसोम, ठीक है। तो बच्चे, दिस इज योर पेयर वन, सॉरी, दिस इज योर पेयर वन, जिसमें ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। दिस इज योर पेयर टू। एक मिनट जरा कर लेते हैं यूज। यस। तो आप देखिए, पहले केस में क्या लिया जा रहा है, ये पहला केस है, मियोसिस वन के दौरान क्या हुआ। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो ये वाला है, होमोलोगस वन। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2 पेयर। अब जब ये एक दूसरे के साथ एनाफेस 1 में मेटाफेस प्लेट 1 पे जब अपने आप को अरेंज करते हैं, इनकी अरेंजमेंट इंडिपेंडेंट हो सकती है। पहले केस में देखिए, लेट्स से मैं ऑरेंज वाले को मेंशन करता हूं, ये पापा की तरफ से आया था क्रोमोसोम और ये मदर की तरफ से आया था क्रोमोसोम। लेट्स से ये पापा की तरफ से आया था क्रोमोसोम और ये मदर की तरफ से आया था। फाइन। तो एक केस ये हो सकता है कि फादर वाला क्रोमोसोम दोनों एक तरफ चले जाएं, मदर वाले क्रोमोसोम दोनों एक तरफ चले जाएं। या फिर ऐसे हो सकता है केस 2, फादर वाला क्रोमोसोम और मदर वाला क्रोमोसोम एक तरफ आ जाए, ये मदर वाला, और यहां मदर वाला क्रोमोसोम और फादर वाला क्रोमोसोम एक तरफ आ जाए।
तो जब आपके क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करते हैं मेटाफेस प्लेट पे, लेट्स से दिस इज पेयर 1 और दूसरा क्रोमोसोम पेयर, लेट्स से दिस इज क्रोमोसोम पेयर 2, फाइन। फादर वाली कॉपी, फादर वाली कॉपी, मदर वाली कॉपी, मदर वाली कॉपी, फादर वाली कॉपी, फादर वाली कॉपी, मदर वाली कॉपी, मदर वाली कॉपी। या तो ऐसे अरेंजमेंट हो सकती है या फिर ऐसा हो सकता है ये वाला क्रोमोसोम ऐसे ही लगे, फादर वाला पार्ट ऊपर, मदर वाला नीचे, और ये ऐसे हो जाए। अगर ऐसे हो जाएगा तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आएगा, जरा ध्यान दें। यस, एंड इस तरफ मैं कलर डिफरेंट यूज नहीं कर रहा हूं, कलर मैं सेम ही यूज कर रहा हूं, बस मैं मेंशन कर दूंगा दैट दिस इज फादर वाली कॉपी, फादर वाली कॉपी, मदर वाली कॉपी, मदर वाली कॉपी, या फिर उल्टा हो जाए, मदर वाली कॉपी, मदर वाली कॉपी, फादर एंड फादर, रिवर्स। यहां पर भी वही चीज बताई हुई है, अलग अलग कलर्स यूज करके। तो अगर ऐसा हुआ, इस केस में देखें तो क्या होगा, जब आगे 4 जर्म सेल्स पैदा होंगे मियोसिस 2 के दौरान, 4 सेक्स सेल प्रोड्यूस होंगे, तो देखिए जर्म सेल में क्रोमोसोम नंबर या क्रोमोसोम का टाइप कैसे गया। यस, फादर, 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 मदर, 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 मदर। हर एक सेक्स सेल में क्रोमोसोम नंबर 1 की कॉपी भी फादर वाली, क्रोमोसोम नंबर 2 की कॉपी भी फादर वाली, फादर वाली, फादर वाली, मदर वाली, देन मदर। अगर आप इधर आएंगे तो आप क्या देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर 1 की कॉपी फादर वाली गई है, बट क्रोमोसोम नंबर 1 की कॉपी यहां पर मदर वाली। ये देखिए, मदर, फादर, मदर, फादर। तो इट डिपेंड्स अपॉन क्रोमोसोम अपने आप को मेटाफेज के दौरान कैसे अलाइन करते हैं, और इनकी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और जितनी डिफरेंट नंबर, ये तो हमने सिर्फ 2 क्रोमोसोम पेयर लिए, हमारे पास कितने हैं बच्चों, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो आप खुद सोच के देख लिए कितने रैंडम कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्रोमोसोम अपने आप को मेटाफेज प्लेट पे ऐसे या ऐसे रैंडमली जैसे मर्जी अरेंज कर सकता है। तो इन्होंने हमारे पास 2 केसेस बना के बताए और बताया कि लेट्स से अगर ये वाला केस आता है, जर्म सेल्स में क्रोमोसोम की टाइप अलग होगी, और अगर क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है वो ऑपोजिट हो जाए, यहां पर पहले ग्रीन है उस डायग्राम में, यहां क्या है रेड, अगर ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए तो हमारे पास जो गैमीट्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम की टाइप अलग होगी। और बच्चों अगर क्रोमोसोम की टाइप अलग होगी तो ऑब्वियसली जीन की टाइप भी अलग अलग होगी ही होगी। करेक्ट? सो दिस इज, in this diagram, in this figure, they are explaining that it is the chromosome that segregate independently। और ये independent assortment का एक उन्होंने तरीका बताया है यूजिंग 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। फाइन, चलो आगे चलते हैं। अब जो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई सटन और बवेरी के द्वारा, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया एक और महान जेनेटिक के साथ रिलेटेड साइंटिस्ट टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है। इनको अपने काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने बहुत सारे ऐसे फंडास, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनास हमें बताए जो मेंडल बात ही नहीं कर पाए थे। मैं कुछ नाम लेता हूं, लिंकेज, लिंकेज के बारे में इन्होंने बात करी। आज इसको आप क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, उनके बारे में इन्होंने बात करी। एक और फंडा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड ट्रेट और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो आगे हमारे सिलेबस में है, उसके बारे में बात करी। तो जो भी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करी गई सटन और बवेरी ने, उसी की ही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करी थी थॉमस हंट मॉर्गन, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। तो यस, इन्होंने ये बताया कि हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, जिससे कि काफी नए फंडास डेवलप हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। उन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म के साथ काम किया वो एक इंसेक्ट था, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर।
अब हम बात करेंगे उन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया। जैसे मेंडल ने किसके ऊपर काम किया था, पी प्लांट के ऊपर, इन्होंने किसके ऊपर काम किया, एक इंसेक्ट ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। व्हाई ही चोज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर? नंबर 1, उनको भी ग्रो करवाना, मेंटेन करवाना काफी आसान था, करेक्ट। जैसे पी प्लांट के साथ सिंपली आप जो खाना सिंथेटिक मीडियम होता है लेबोरेटरी में वो आप इसको दे सकते थे। इनको फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है क्योंकि ये फ्रूट को भी नॉर्मली खा के ग्रो कर सकते थे, फ्रूट फ्लाई भी इसे ही बोला जाता है। इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत छोटी थी। पी प्लांट के बारे में हम जानते हैं 3 से 4 महीने की लाइफ साइकिल, इनकी सिर्फ 2 वीक्स की लाइफ साइकिल थी। तो 2 वीक्स मतलब आपको 2 हफ्तों के अंदर रिजल्ट मिल जाते थे अगली जनरेशन के। प्लस इनसे जो यंग वन पैदा होते थे वो भी बहुत ज्यादा नंबर में होते थे, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, ठीक है। देन एक और बहुत डिफरेंस था, आप मेल और फीमेल में बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे। हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है बच्चों एक्स 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 वाई, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम भी हमसे काफी रिजेंबल करता है। तो हमने जब इनके बारे में, टीएच मॉर्गन ने जब इनके बारे में बात करी तो काफी सारे फंडास जो ड्रोसोफिला पे अप्लाई होते थे सेम फिर हम पे भी अप्लाई हो सकते हैं क्योंकि उनका सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम हमसे रिजेंबल करता था, करेक्ट। दूसरा, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं हमारे लिए रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो रिजल्ट किसके ऊपर चेक करने थे, इसी इंसेक्ट के ऊपर, और इसको अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, बहुत जो लोअर लेवल के माइक्रोस्कोप होते जिनकी मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, उस पे भी हो जाता था। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा दिए गए हुए फंडास, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लिंकेज और व्हाट आर लिंक्ड जीन्स। मैं पिछली क्लास में भी मेंशन कर रहा था बच्चों आपको, अगर आप बोलते हैं मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंक्ड जीन्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये सारा का सारा हिस्सा जो हमने कल शुरू किया था, मल्टीपल एलिलिज्म, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये सारी चीजें, दे आर पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स के पार्ट। अगर जीन्स लिंक्ड हैं, व्हाट आर लिंक्ड जीन्स? ये रहा आपके पास कोई एक क्रोमोसोम, लेट्स से ये आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है। इस क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई जीन्स लीनियर मैनर में है और ये सारी की सारी जीन्स एक दूसरे के साथ नजदीक नजदीक पड़ी हुई हैं। अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो हम बोलेंगे ये जीन्स क्या हैं, लिंक्ड जीन्स। और अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो दे हैव द नेचुरल टेंडेंसी टू पास एज इट इज टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर आपकी जीन्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो हम बोलेंगे लिंकेज की स्ट्रेंथ कम है, लेस लिंक्ड या स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज लेस। जैसे मैंने ये 2 जीन्स बनाई, लेट्स से ये कैपिटल टी, लेट्स से ये कैपिटल आर, कैपिटल टी एंड कैपिटल आर आर लिंक्ड, बट इन दोनों के बीच में गैप काफी ज्यादा है तो मैं बोलूंगा लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है। एक केस अगर मैं ये बनाऊं तो मैं इसमें क्या मेंशन करूंगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, अब मैं बोलूंगा जीन्स आर मोर लिंक्ड। तो जितना डिस्टेंस 2 जीन्स के बीच में कम होगा हम बोलेंगे लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। और लिंकेज ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज is inversely proportional to distance between the genes. Means more is distance, lesser will be the linkage, or it is also inversely proportional to the chances or frequency of recombination, क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स। जितनी ज्यादा जीन्स लिंक्ड होंगी उनके क्रॉस ओवर होने के चांसेस कम होंगे। कैसे, देखें,
मैं केस 1 बनाता हूं जिसमें मैं मेंशन कर रहा हूं दैट जीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड हैं, साथ साथ पड़ी हुई हैं। तो देखें, ये मेरे पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, फाइन। इस क्रोमोसोम पे मेरे पास ये जीन्स हैं, लेट्स से ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे मैंने मेंशन कर दिया। तो कैपिटल टी, कैपिटल आर बहुत नजदीक नजदीक हैं, जीन्स आर लिंक्ड। अच्छा बच्चों, जब गैमीट बनाने की बारी आती है, हमें पता है क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगी और ये क्रोमोसोम अपना क्या बनाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये आ गया सिस्टर क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम का, ये आ गया सिस्टर क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम का, फाइन। अच्छा, जीन्स कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, सेम यहां पर स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। अब हम इनके बारे में बात नहीं हो रहा, हम इन दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कैपिटल टी कैपिटल आर के बारे में बात कर रहे हैं या स्मॉल टी स्मॉल आर के बारे में बात कर रहे हैं। ये काफी स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। अब जब गैमीट बनते हैं बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था क्रॉसिंग ओवर नाम का फिनोमिनन मेंडल ने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, बट हम जानते हैं जब भी गैमीट्स बनेंगे मियोसिस 1 के दौरान, पैकेटीन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होगी ही होगी। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता था, इसका कुछ हिस्सा टूट के, मतलब इस क्रोमैटिड से कुछ हिस्सा कट के यहां पर जाएगा और यहां से कुछ हिस्सा इसमें एक्सचेंज हो जाएगा, फिजिकल एक्सचेंज। व्हाट वाज क्रॉसिंग ओवर? फिजिकल एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम, फाइन। अब अगर ये जीन्स बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं तो जब भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, बहुत कम चांस है कि ये एक दूसरे से अलग हो जाएं। जैसे इस केस में देखिए, लेट्स से अगर क्रॉसिंग ओवर हुई भी, ये दोनों इतनी नजदीक थी कि ये दोनों की दोनों एज इट इज यहां, और कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों की दोनों यहां चली गई। तो आप देखेंगे एज अ रिजल्ट जो गैमीट बनेंगे उनमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। गैमीट विल बी लाइक, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, यस, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, यही हुआ। तो जितनी ज्यादा नजदीक पड़ी हुई थी जीन्स, उतने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम और नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम। ये देख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल आर, बेटा जी ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं। सिंपल सी बात अपने आप ध्यान रखिए, अगर जीन्स के बीच में लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे। जैसे ये केस लिया हमने, जीन्स काफी ज्यादा नजदीक नजदीक थी, फाइन बच्चा मेरे। अब हम केस 2 लेते हैं जहां पर हम बोलेंगे कि जीन्स उतनी ज्यादा लिंक्ड नहीं है, उनके बीच में डिस्टेंस काफी है। तो आए केस 2 जिसमें हम बोल रहे हैं लिंकेज उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ये रहा मेरे पास क्रोमोसोम, वैसी जीन बनाते हैं जो पहले लिखा, यस, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ड्यूरिंग एस फेस डीएनए रेप्लिकेशन हुआ मेरे बच्चे, यस। ये होमोलोगस है ना, याद रखना होमोलोगस। तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब जीन्स बहुत दूर हैं एक दूसरे से, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर होती ही है, जरूरी नहीं है इसी सेगमेंट में होगी, बट क्रॉसिंग ओवर तो होगी होगी जब भी गैमीट्स बनेंगे। तो जीन्स जब एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लिंकेज की स्ट्रेंथ कम है, तो चांस है कि ये स्मॉल आर यहां, कैपिटल आर यहां एक्सचेंज हो जाए। और ऐसा होने की वजह से आपके पास जो गैमीट बनेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल आर कैपिटल टी कंटेनिंग ये वाला, कैपिटल टी स्मॉल आर ये वाला, कैपिटल टी स्मॉल आर यहां आ गया, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी यहां है, कैपिटल आर यहां आ गया, और स्मॉल टी स्मॉल आर। बच्चों देखिए जरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये उसके साथ लिंक नहीं कर रहा है। तो देखिए ना आप, अगर जीन्स लिंक्ड नहीं हैं तब हमारे पास
नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और जैसा मैं मेंशन कर रहा हूं बार बार, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी एप्लीकेबल होगा इफ जीन्स आर अनलिंक्ड, इफ जीन्स आर नॉट लिंक्ड। देखिए, जीन्स जब लिंक्ड नहीं है, हालांकि मैं बोलूंगा कुछ कुछ लेवल ऑफ लिंकेज है, पर जब जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगी, जैसे ये अगर जीन्स हैं ही अलग अलग क्रोमोसोम पे, जैसे हमने बनाया था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस जब बनाया था तो ऐसे तो देखा था, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, एंड इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, और अगर आप उनका डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाओगे तो पक्का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा। बट इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, दे आर लिंक्ड, तो चांसेस हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हो, क्योंकि जीन्स में कुछ लेवल ऑफ लिंकेज होगी। इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दे आर not linked, and if they are not linked, तब जाके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो पाएगी। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर ऑपोजिट फिनोमिनन। लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी जितना डिस्टेंस कम होगा। मोर इज लिंकेज, इसका मतलब उन दोनों के बीच में, जीन्स के बीच में डिस्टेंस उतना ही कम है। और अगर मैं बोलूं रिकॉम्बिनेशन, बच्चे रिकॉम्बिनेशन का चांस फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये है समरी हमारे पास। ये चीज मॉर्गन और उनके कलीग्स ने मेंशन किया। उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज मेजर कर करके जीन्स की लोकेशन मेंशन करी क्रोमोसोम के ऊपर। हमारे समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाई लिंक्ड जीन्स आर नॉट शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हमारी एनसीईआरटी में बच्चों ये एक फिगर दिया हुआ है, मैं गारंटीड लेता हूं अगर 100 बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो 70-80% को ये पता ही नहीं है इसमें है क्या दिया हुआ, क्योंकि दिस फिगर, दिस डायग्राम इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेबल। यू नीड समवन जो कि आपको इसको ढंग से एक्सप्लेन करे। ऑब्वियसली मेरा ये क्विक रिवीजन शॉर्ट चल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, बट मैं आपको हल्का हल्का आइडिया देता हूं क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बेटा जो क्रॉस 1 है, दिस इज अबाउट जीन्स विच आर टाइटली लिंक्ड। पहला केस है टाइटली लिंक्ड जीन्स का। जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। 100% अगर लिंक्ड जीन्स होंगी, अगर हमें कोई ये बोलता है कि जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, इसका मतलब कभी भी कोई नया कॉम्बिनेशन आएगा ही नहीं। अगर टाइटली लिंक्ड है, टाइटली का मतलब आप ऐसे समझ लिए 99% लिंकेज है, तो अभी भी 1% चांस होगा कि नए कॉम्बिनेशंस आ जाएं। ये दूसरा जो क्रॉस दिया हुआ है, इट इज अबाउट लूजली लिंक्ड जीन्स। कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स के एग्जाम्पल बहुत कम है यूनिवर्स में, बहुत कम है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब यहां पर आप देखिए दो जीन्स मेंशन करी हुई हैं, वाई एंड डब्ल्यू। वाई इज फॉर येलो बॉडी ऑफ ड्रोसोफिला, ये XX क्रोमोसोम है, एक फीमेल का क्रॉस है मेल के साथ। W इज फॉर वाइट आई कलर, तो एक फीमेल जिसका बॉडी का कलर क्या है येलो एंड आई का कलर क्या है वाइट, उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया गया एक मेल के साथ। दिस इज X क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, दिस इज Y क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, दिस इज Y प्लस, दिस इज Y प्लस। आप अपनी एनसीईआरटी देख सकते हैं, Y प्लस इज डोमिनेंट अलील, और डोमिनेंट वो जिसमें चेंजेस नहीं आए हुए हैं। Y प्लस इज फॉर ब्राउन बॉडी एंड W प्लस इज फॉर रेड आई। ठीक है, रेड आई इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी कलर इज डोमिनेंट ओवर येलो बॉडी कलर।
ठीक। अब देखिए यहां पर क्या बताया हुआ है, दैट वाई एंड डब्ल्यू आर वेरी क्लोजली लिंक्ड, देखिए बहुत नजदीक बताई हुई है। और वहीं जब मैं इसकी बात करूंगा, ये देखिए काफी दूर दूर बताई हुई है। टाइटली लिंक्ड हैं, तो जितना ज्यादा टाइटली लिंक्ड होंगे बच्चे, जीन्स उतनी नजदीक हैं। जितनी जीन्स नजदीक हैं उतने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम। जितने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम, उतने कम चांसेस हैं कि नए नए रिकॉम्बिनेंट्स आए। आप ये देखिए F2 जनरेशन में उन्होंने रिजल्ट मेंशन किए हुए हैं। 98.7% फ्रीक्वेंसी से पेरेंटल कॉम्बिनेशन आते हैं और 1.3% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से नए कॉम्बिनेशन आते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेंट्स। हम इसको डिटेल नहीं पढ़ पाएंगे, करेक्ट, बट आपको पहले मैंने लिंक्ड एंड नॉन लिंक्ड जीन्स की बात बताई। ये टाइटली लिंक है, टाइटली लिंक डिस्टेंस के बेसिस के ऊपर आपको समझ आ रहा है। तो एक फीमेल जिसकी येलो बॉडी और वाइट आई थी, उसको क्रॉस किया गया मेल के साथ ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। तो आपने F1 में देखा, जो फीमेल है उसमें ये करेक्टर पास हो गया, उसमें ये करेक्टर पास हो गया। ये देखिए वाइल्ड टाइप आ गया ना, वाइल्ड माने डोमिनेंट टाइप, और डोमिनेंट अगर एक भी है तब भी अपना एक्सप्रेशन शो कर जाएगा। तो आपने यहां देखा मेल का करेक्टर पेरेंट का फर्स्ट जनरेशन के फीमेल में पास हो गया, और फीमेल का करेक्टर या ट्रेट F1 के मेल में पास हो गया। आप देख रहे हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, आगे हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये उसका भी एग्जांपल है। और ये F2 की आप देखेंगे बात, तो देखिए पेरेंटल 98%, रिकॉम्बिनेंट 1.3%। अब आप यहां आए, यस वाई W is again for, yes, white eye, and here it is mentioned M. Small m is miniature, small sized wings. तो ये दो एलील्स हैं जो कि आई कलर के लिए और विंग साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो काफी दूर दूर हैं। इसके कंपैरिजन में ये काफी दूर है, तभी मैंने बोला इनको लूजली लिंक। और वाइल्ड टाइप ये रेड आई, और M प्लस जो दिया हुआ है W प्लस रेड आई, M प्लस इज नॉर्मल साइज्ड विंग्स। तो इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल इज डोमिनेंट ओवर मिनिएचर एंड रेड आई इज ऑब्वियसली डोमिनेंट ओवर वाइट आई। यहां पर जब क्रॉस करवा के देखा वैसा ही हुआ, ये एक फीचर यहां गए, ये फीचर यहां गए। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का भी एक एग्जांपल है। और जब आप F2 पे जाएं रिजल्ट्स देखें, तो जीन्स बहुत ज्यादा लिंक नहीं थी, लिंकेज की स्ट्रेंथ काफी कम थी। तो आपने क्या पाया, पेरेंटल करेक्टर्स या पेरेंटल ट्रेट कम हो गए। 62.8% फ्रीक्वेंसी से पेरेंटल आए, और वेयर एज रिकॉम्बिनेंट के चांसेस बढ़ गए। 37.2% फ्रीक्वेंसी से नए कॉम्बिनेशन आए। तो आपको इस डायग्राम से समरी की फॉर्म में बस ये समझना है कि जितनी ज्यादा लिंक्ड जीन्स होंगी उतने कम चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट के, जितनी दूर दूर जीन्स होंगी, जितनी कम लिंकेज होगी, उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा। फाइन, होपफुली ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अदरवाइज इसको अकेले को करवाना हो तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 कंप्लीट लेक्चर, अगर मुझे इस डायग्राम को कंप्लीट बताना हो। सो लिंकेज रिजल्ट्स ऑफ 2 हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन, ये 2 हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए गए। उन्होंने बताया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स। तो लिंकेज जितना डिस्टेंस कम, लिंकेज ज्यादा। रिकॉम्बिनेशन जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतने रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा। ये देखिए करेक्ट जी। चलो आगे चलते हैं, सेम वही क्रॉस मेंशन किया हुआ है। फाइन, तो दिस इज फॉर loosely linked, this is for loosely linked, okay ji, and obviously this is for tightly linked ji। डन, आगे चलते हैं। यस, अब हम पहले लिंकेज की बात करी,
ये भी मेंडल के काम की एक्सेप्शन थी, नई बात थी। आपने क्रॉसिंग ओवर की बात करी, ये भी नई बात थी। अब हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में और नीट, ऑब्वियसली सीबीएसई एंड नीट दोनों के सिलेबस में दो फंडाज और दिए हुए हैं जो मेंडल के काम की एक्सेप्शन है। सबसे पहले है मेरे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या मतलब है? पॉली माने मैनी, जीन्स माने जीन। मेंडल के अनुसार क्या था? किसी भी कैरेक्टर के लिए विद इन एन ऑर्गेनिज्म अ जीन, और जीन में ऑब्वियसली एक डोमिनेंट हो सकती है और एक रिसेसिव, ये रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट। बट जैसे 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 जेनेटिक्स का एवोल्यूशन हुआ, आगे आगे आप बढ़े, आपने पाया आपकी बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसे कैरेक्टर भी हैं जिनमें एक नहीं, दो नहीं, तीन या तीन से ज्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, नॉट एलील्स, प्लीज टेक केयर, नॉट एलील्स, जीन्स उससे ज्यादा हैं। इसके लिए एग्जांपल लिया गया है हमारे ह्यूमन स्किन कलर का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, व्हेन ट्रेट इज गवर्न्ड बाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स, बच्चों जीन्स जिनका सिमिलर एंड एडिटिव इफेक्ट है किसी पर्टिकुलर ट्रेट पे। डन। अब इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे बताया जाता है, लेट्स से कि हमारा जो स्किन कलर है, ह्यूमन स्किन कलर जो है वो 3 जीन्स से, 3 जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए हमारा स्किन कलर लिया गया है 3 जीन्स, ए बी एंड सी रेगुलेट करती हैं। अब ये तीनों जीन्स इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, बट हर किसी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, एडिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, आपने जो मेंडल की बात करी थी ना, वो था क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव माने आपके पास एक डोमिनेंट एलील होती थी, दो होती थी, तब भी इफेक्ट सेम आता था। याद करो, टॉल, टॉल, ऐसा तो नहीं था कि एक कैपिटल टी से इतना टॉल, दो कैपिटल टी से डबल ट्रिपल, ऐसे करते करते नहीं था ना। ये वो एग्जांपल है, इससे ऑपोजिट। दिस इज क्वांटिटेटिव। हर डोमिनेंट इंडिविजुअल का, हर रिसेसिव इंडिविजुअल का अपना इंडिविजुअल इफेक्ट है। मान लीजिए अगर किसी और इंडिविजुअल में तीनों की तीनों जीन्स की डोमिनेंट एलील्स हैं, तो 3 जीन्स आप मेंशन कर सकते हो, या क्या मेंशन कर सकते हो, 6 एलील्स, एंड ऑल ऑफ देम आर डोमिनेंट। हर डोमिनेंट अपनी तरफ से एक पॉइंट ऑफ स्किन कलर को डार्क कर रही है। तो 1 डार्क, 1 डोमिनेंट, डार्क, डबल, 3, 4, 5, 6, हर एक का अपना अपना क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो दिस इज वेरी डार्क। अगर किसी व्यक्ति का ये जीनोटाइप है, 6 की 6 एलील डोमिनेंट है, इट इज वेरी वेरी डार्क, इसको ही हम बोलते हैं निग्रो। अगर किसी के पास ये केस है कि सारी की सारी रिसेसिव हैं, इट इज वेरी लाइट, ऐसे केस को बोला जाएगा एल्बिनो। और अगर किसी के पास ऐसे है, ये 3 डार्क, 3 रिसेसिव, सॉरी 3 डोमिनेंट, 3 रिसेसिव, तो 0% डार्कनेस, इंटरमीडिएट डार्कनेस, एक्सट्रीम डार्कनेस। और डार्कनेस का इंडिविजुअल इनपुट किसके द्वारा दिया जा रहा है? हर एक डोमिनेंट एलील के द्वारा। इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट और म्यूलेटो। हर डोमिनेंट एलील का अपना इंडिविजुअल एडिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, और ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा किसका डोमिनेंट। अगर ये केस है मेरे बच्चे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, इसमें भी कितनी डोमिनेंट है? 3, तब भी यही कलर आएगा। अगर ये आ जाए, तब भी सेम, क्योंकि अभी भी कितनी है? 3 डोमिनेंट एलील। तो ये फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बच्चा कि किसकी जीन की डोमिनेंट एलील है, नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन कितनी डोमिनेंट है, करेक्ट। तो हर एलील का अपना इंडिविजुअल इफेक्ट है,
इसलिए हमने बोला इट इज एडिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस प्लस किसी एक ट्रेट के लिए दो नहीं दो से ज्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए हमने क्या मेंशन कर दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फाइन। तो ये तो मेंडल के काम की एक्सेप्शन आ गई। मेंडल ने तो बोला था किसी भी कैरेक्टर के लिए यू हैव ओनली वन जीन, और एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म आपके पास हो सकती हैं, बट दिस इज समथिंग न्यू। तो दिस इज योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं, हमारा आई कलर, स्किन पिगमेंटेशन, हाइट, हेयर कलर, ये सब कुछ इससे है। अब जैसे हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किया, ऐसे एक और नया फंडा है प्लियोट्रोपिज्म। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा यहां जाना पड़ेगा, ध्यान दें। यस, बैक टू बेसिक्स, जरा बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। क्या बेसिक पे जाना पड़ेगा? दैट डीएनए जीन जब ट्रांसक्राइब करती है तो क्या बनता है बच्चे? आरएनए। आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए इकट्ठे काम करके क्या बनाता है? प्रोटीन ट्रांसलेशन। प्रोटीन ही तेरी बॉडी के क्या हैं? एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं? जो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। ठीक, किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। अब यहां पर एक्सेप्शन क्या है, समझें। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या था, कोई एक जीन इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होके एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी वन कैरेक्टर को या वन ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। वन कैरेक्टर को या वन ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फाइन। अब विद टाइम पता चला यार हमारी बॉडी में एंजाइम जो होते हैं जो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये प्रोडक्ट आगे किसी और चीज में भी इन्वॉल्व हो। हमारी बॉडी में या हमारे सेल में होने वाला कोई भी केमिकल रिएक्शन इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं करता है। थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी। हो सकता है ये सबस्ट्रेट आगे कहीं और से बन के आ रहा हो, ये प्रोडक्ट आगे इन्हीं 3 डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व हो रहा हो। करेक्ट? तो बच्चों, अगर तेरा एंजाइम डीएनए से बनने वाला ये एंजाइम, जीन से बनने वाला प्रोटीन और ये एंजाइम इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व है, मेंडल बोलता था सिर्फ एक ही कैरेक्टर या एक ही फिनोटाइप इन्फ्लुएंस होगा। एक ही फिनोटाइप इन्फ्लुएंस होगा। प्लियोट्रोपिज्म कहता है कि हमारे पास कई बार ऐसे केस देखे गए जहां पर कोई एक जीन किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप नहीं, 1, 2, 3 या उससे भी ज्यादा फिनोटाइप में अपना इन्फ्लुएंस शो करे, और जो कि बहुत लॉजिकल है, ऐसा हो सकता है। हमारे पास एग्जांपल दिया गया हुआ है फिनाइल कीटो यूरिया का, जिसमें एक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से वो जीन क्या हो जाती है? रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब क्या है बच्चे? मॉडिफाइड। तो देखा गया जब तक जीन नॉर्मल थी हमें पता ही नहीं चला था जीन का एक्चुअल में फिनोटाइप, किस फिनोटाइप के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। पर जब जीन में क्या आ गई? म्यूटेशन, प्रोटीन गड़बड़ पैदा हुआ, एंजाइम गड़बड़ हुआ, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट पैदा नहीं हुआ, और जब प्रोडक्ट इनफ अमाउंट में पैदा नहीं हुआ, हमें तो लगा था सिर्फ एक फिनोटाइप इफेक्ट होगा, नहीं, मल्टीपल फिनोटाइप्स इफेक्ट हुए। तब हमें पता चला बहुत सारी जीन्स ऐसी हैं जिनका किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप पे नहीं, एक से ज्यादा फिनोटाइप पे अपना इन्फ्लुएंस है। यहां ये देखिए प्लियोट्रोपिज्म। लेट्स से आपके पास कोई एक एलील है, अगर वो डोमिनेंट है फिर तो ठीक है, उसमें हो गई म्यूटेशन, लेट्स से यहां लिखा हुआ है जीन म्यूटेशन, ये रिसेसिव हो गई। हमें लगा था एक जीन है तो एक ही फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करेगी, नहीं। आपके पास यहां एग्जांपल दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया का, जिसमें हमारी बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड पैदा होती है। तो अगर आपकी बीटा चेन डिफेक्टेड पैदा होगी, हीमोग्लोबिन खराब होगा। हीमोग्लोबिन खराब होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी करने वाला प्रोटीन जो है वो खराब हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब कमी हो जाएगी आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दिस इज प्लियोट्रोपिज्म, जिसमें
वन जीन रेगुलेट मल्टीपल फिनोटाइप्स. ओके बच्चा, दिस इज प्लियोट्रोपिज्म. एंड व्हाट वाज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? वन ट्रेट influenced by multiple genes. Pleiotropism and polygenic inheritance. ध्यान दें, when a single gene control many phenotypic trait, it is called as प्लियोट्रोपिक जीन. एक इन्होंने फिनाइल कीटोयूरिया का जिक्र किया, जिसमें मैंने बताया हमारे पास एक एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेस. इस एंजाइम को बनाने वाली जीन क्या हो जाती है? म्यूटेटेड. जब ये एंजाइम ढंग से नहीं बनता है तो तुम्हारी बॉडी में फिनाइल एलानिन नाम की जो अमाइनो एसिड है उसकी, यस जस्ट अ सेकेंड, फिनाइल कीटोयूरिया, ये आपकी बॉडी का एक डिसऑर्डर है. साथ के साथ ये एक प्लियोट्रोपिज्म का भी एग्जांपल है. इसमें क्या हुआ, आपकी जीन क्या हो गई? म्यूटेटेड, जिसकी वजह से एक एंजाइम नहीं बन पाया जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. वो यहां नहीं मेंशन किया. तो वो एंजाइम क्या करता था? फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता था टायरोसिन अमाइनो एसिड. करेक्ट, ये आ गया एंजाइम. तो जब ये एंजाइम प्रॉपरली नहीं बन पाया, तुम्हारी बॉडी में फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होने लग पड़ा और टायरोसिन की तुम्हारी बॉडी में क्या होने लग पड़ी? डेफिशिएंसी. अब टायरोसिन जहां जहां रिक्वायर्ड था, टायरोसिन T3 एंड T4, ये जो हमारे हार्मोन्स हैं, थायराइड के हार्मोन्स, उनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. तो इसका मतलब तुम्हारे हार्मोन भी ढंग से या उतनी अमाउंट में या ढंग से नहीं बन पाएंगे. यही इन्वॉल्व था तुम्हारे मेलानिन के लिए. मेलानिन इज स्किन पिगमेंट, हेयर पिगमेंट, इसकी सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी. करेक्ट. तो एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप में इन्वॉल्व हो सकती है. तो देखिए, मेंटल रिटार्डेशन हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स, उसके डेरिवेटिव्स आपको यूरिन में दिख जाएंगे. दिस इज एग्जांपल ऑफ डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आल्सो, प्लस एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपिज्म दो ऐसी चीजें जो मेंडल के काम की थोड़ी एक्सेप्शन थी, नई चीजें थी. फाइन. चलिए अब हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं और जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन. आप मेल होंगे, फीमेल होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो धरती पे पाए जाने वाले बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बेस्ड. कि आप में क्रोमोसोम कौन सा है, सिंपल. ठीक है. क्रोमोसोम की टाइप, जैसे हमारे में सबसे कॉमन कौन से वाला है? XX XY. तो ये वाला XX XY, ये ह्यूमन के बारे में बात होती है, ड्रोसोफिला के बारे में भी बात होती है. दूसरा है XX XO, बात करेंगे के बारे में. ये एग्जाम्पल है ग्रास होपर का, ये एग्जाम्पल है कॉकरोच का, इंसेक्ट्स के केस में ज़्यादातर ये है. तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारी एनसीईआरटी में, दैट इज ZWZZ. यहां मैंने पहले फीमेल्स मेंशन करी हैं, दिस इज मेल मेंशन करी हुई है. तो ये तीन सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जो क्रोमोसोम बेस्ड है. क्रोमोसोम्स कौन सा? सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड. ठीक है. दूसरा हमारे पास है हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, जिसमें मैं हनी बीज की बात करूंगा. जरूरी नहीं है हर बार सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करे कि ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल. इसमें देखा गया है अगर आपका क्रोमोसोम का सेट हैप्लॉइड है, ऑर्गेनिज्म मेल होता है. अगर डिप्लॉयड है तो देखा गया है ऑर्गेनिज्म फीमेल होता है. एक एक करके बात करते हैं. ये इमेज आपकी एनसीईआरटी में ली गई हुई है. तो ये देखिए आप, XY XX ये हमारा केस है. सेम XY XX ये ड्रोसोफिला का केस है. करेक्ट.
ये केस लिया गया हुआ है आपका ZZ वाला। तो एक एक करके आगे बात करेंगे, चलते हैं आगे। यस, हाँ, अगर आप पहले दो सिस्टम देखिए, इसमें पाया जाता है, इस वाले केस में XX XY, और ये वाले केस में XX XO। दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। ये एग्जाम्पल है, यहां पर जो फीमेल है वो होमोगेमेटिक होती है। फीमेल इज होमोगेमेटिक। क्या मतलब हुआ बच्चों? हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले की, कि जो फीमेल है, अब ह्यूमन फीमेल में 1 to 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम है, प्लस जो 23rd है दैट इज ऑल्सो XX। तो जब फीमेल सेक्स सेल बनाएगी, म्योसिस करेगी, एग बनाएगी, तो सेक्स सेल में क्या जाएगा? ओनली X। तो फीमेल अगर होमोगेमेटिक है, इसका मतलब सेक्स सेल इज ऑलवेज X कंटेनिंग, सेम टाइप ऑफ गैमीट इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। और अगर हम यहां पर बात करें मेल की, तो मेल इज हेट्रोगेमेटिक। जैसे आप अपने केस में लीजिए, 50% ऑफ स्पर्म विल कंटेन X, 50% ऑफ स्पर्म विल कंटेन Y। अब इंसेक्ट की बात करो, कॉकरोच की बात करो, ग्रासहोपर की बात करो, 50% ऑफ स्पर्म विल कंटेन X एंड 50% ऑफ स्पर्म विल कंटेन नो सेक्स क्रोमोसोम। तो हेट्रो माने डिफरेंट गैमीट, तो मेल विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, X कंटेनिंग, Y कंटेनिंग, एंड फीमेल इज प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ गैमीट, इसलिए फीमेल यहां पर होमोगेमेटिक है, मेल यहां पर हेट्रोगेमेटिक है। जब आप इसकी लास्ट वाले की बात करेंगे तो आप इसमें पाएंगे, ये देखिए, मेल इज होमोगेमेटिक। मेल कौन है? जिनका सेक्स क्रोमोसोम क्या है? ZZ। ऑब्वियसली दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम सेम है, तो जो स्पर्म बनेंगे दे विल ऑलवेज Z कंटेनिंग। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल यहां पर हेट्रोगेमेटिक है। कैसे? फीमेल इज ZW टाइप। ऑब्वियसली 50% ऑफ गैमीट्स विल कंटेन Z, 50% विल कंटेन W। करेक्ट? तो होपफुली आपको हेट्रोगेमी एंड होमोगेमेटिक नेचर क्या होता है ये चीज पता चली। अब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। हमारी सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम सबसे सिंपल है। ह्यूमन मेल XY, ह्यूमन फीमेल XX। 2N। जब फीमेल मियोसिस के थ्रू सेक्स सेल प्रोड्यूस करेगी, गैमीट विल ऑलवेज X कंटेनिंग। अभी हमने बात करी थी होमोगेमेटिक। मेल में 50% ऑफ स्पर्म विल कंटेन X, 50% ऑफ स्पर्म विल कंटेन Y। X containing sperm called as gyno, Y containing is called as andro। gynosperm and androsperm। Obviously अगर अगर X containing sperm X से फर्टिलाइज करेगा तो यंग वन क्या पैदा होगा? फीमेल। अगर Y containing sperm X से फर्टिलाइज करेगा तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल क्या होगा? मेल। तो यही कौन डिसाइड करता है कि ह्यूमन में मेल पैदा होगा यंग वन या फीमेल पैदा होगा? इट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व, नॉट एग। एग तो हमेशा एक्स कंटेनिंग है। तो अगर ज्ञानोस्पर्म होगा देन इंडिविजुअल विल बी फीमेल, और अगर एंड्रोस्पर्म होगा देन इंडिविजुअल विल बी फीमेल। करेक्ट जी? और ह्यूमन फीमेल में 1 to 23 पेयर सारे के सारे होमोलोगस है, हमने बात करी थी। ह्यूमन मेल में 1 to 22 आर होमोलोगस, जो 23rd है दैट इज पार्टली होमोलोगस, पार्टली हेट्रोलोगस। दिस इज XY। यस, ये हमने अभी पढ़ा, देख सकते हैं अपन। मेल X कंटेनिंग एंड Y कंटेनिंग दो तरह के स्पर्म बना रहा है। करेक्ट? गाइनोस्पर्म, एंडोस्पर्म। फीमेल का एग हमेशा X कंटेनिंग होगा, तो अगर XX से जुड़ेगा तो अगला इंडिविजुअल फीमेल होगा, और Y अगर X के साथ फर्टिलाइज होगा तो अगला इंडिविजुअल मेल होगा। सिंपल सी बात थी। देन हमारे पास ये हमारा कैरियोटाइप है। ध्यान दें, कैरियोटाइप इज ग्राफिकल
और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, ये आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। डिफरेंस देखिए, ये देखो, अगर फीमेल होगी तो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, XX, और अगर मेल होगा तो लास्ट क्रोमोसोम क्या होगा, XY। हमारा जो X क्रोमोसोम है वो तो मेटासेंट्रिक है इस तरह से, जो हमारा Y क्रोमोसोम है वो छोटा है और साथ में वो एक्रोसेंट्रिक है, ये देख सकते हैं। तो 22 क्रोमोसोम, एक मेल लीजिए एक फीमेल लीजिए, पहले 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर एग्जैक्टली सेम, डिफरेंस किस चीज का है, 23rd का। फाइन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज ह्यूमन, इट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ स्पर्म। इसी तरह से जब हम बात करते हैं एक्सओ टाइप, एक्सओ टाइप में मैंने 2 एग्जांपल लिए, मेनली हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं मेरे बच्चे, और इंसेक्ट्स में हम कॉकरोच की बात करें, हम ग्रास होपर की बात करें, इवन कुछ राउंड वर्म्स एस्कैरिस में भी XXXO ही है। तो इसमें भी क्या है, जो तुम्हारी फीमेल्स हैं दे आर होमोगेमेटिक XX, सेम रेपिटेशन, एक ही तरह का एग प्रोड्यूस होगा। जो मेल होंगे वो XO होंगे, तो 50% में क्या होगा, X क्रोमोसोम, और 50% में X क्रोमोसोम नहीं होगा। तो 2 तरह के, इसलिए इसको क्या बोला गया था, हेट्रोगेमेटिक। यहां पर भी बच्चों कौन डिसाइड करेगा, इन इंसेक्ट्स में भी कौन डिसाइड करेगा, इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल, डिसाइड करेगा टाइप ऑफ स्पर्म जो यहां से आ रहा है। फाइन। ग्रास होपर एंड कॉकरोच वहां एग्जांपल दिए हुए। अब हमारे पास आ गया हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन इन एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बोर्ड्स एज वेल एज नीट। बच्चों, मधुमक्खी की जो एक कॉलोनी है, जो मधुमक्खी का एक छत्ता, उसमें 3 तरह के मेंबर होते हैं। एक होती है क्वीन, एक होती है आपके पास क्वीन। क्वीन इज डिप्लॉइड एंड क्वीन इज फर्टाइल फीमेल। क्वीन फीमेल है, डिप्लॉइड है, और यही अकेली फर्टाइल फीमेल होती है। दूसरे मेंबर जो होते हैं कॉलोनी में, दे आर वर्कर्स। वर्कर इज ऑल्सो डिप्लॉइड, जो डिप्लॉइड है वो ऑब्वियसली फीमेल होगा ही होगा, बट दे आर स्टराइल। ठीक। और तीसरे मेंबर कौन होते हैं इसमें हनी बी की कॉलोनी में, ड्रोन्स। बच्चों, ड्रोन्स का क्रोमोसोम का सेट है हैप्लॉइड, दे आर ऑल्सो फर्टाइल एंड देयर जेंडर इज मेल। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स, क्रोमोसोम बेस्ड नहीं है ये, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इफ chromosomes are in diploid condition, individual will be a female, और अगर इंडिविजुअल मेल है तो क्रोमोसोम का सेट क्या होगा, हैप्लॉइड। फाइन। तो जब इनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है तो क्या होता है, ध्यान दें, लेट्स से ये जनरेशन फर्स्ट है, ये जनरेशन फर्स्ट है, तो दिस इज क्वीन, क्वीन डिप्लॉइड है, क्वीन अकेली है जो अंडे पैदा कर सकती है, तो क्वीन एग प्रोड्यूस करती है मियोसिस से, इसकी बॉडी में हैप्लॉइड एग होते हैं, प्लस ये अपनी बॉडी में स्पर्म स्टोर करती है। और ये स्पर्म कहां से आते हैं, फ्रॉम ड्रोन्स, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ड्रोन्स, ड्रोन्स खुद क्या थे बच्चों, लेट से मैं यहां ड्रोन भी लिखता हूं, ड्रोन खुद क्या थे, हैप्लॉइड। ड्रोन्स क्या बनाते हैं, स्पर्म्स। हम जानते हैं मियोसिस सिर्फ तब होगी जब क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डिप्लॉइड। यहां तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, इसका मतलब स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस करनी नहीं पड़ी होगी। इसने स्पर्म किसको दिए, क्वीन को। जो वर्कर्स हैं फीमेल, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते ही नहीं है। अब मान लीजिए इनको नेक्स्ट प्रोजेनी, नेक्स्ट जो यंग वन है वो पैदा करने हैं, तो क्वीन के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है, या तो वो एग्स अनफर्टिलाइज्ड एज इट इज ले कर दे। अब एग तो हैप्लॉइड है, और ये जब नए इंडिविजुअल में पैदा होगा, ये अगली जनरेशन के क्या बनाएंगे, ड्रोन्स। एन अगर क्वीन
अपने अंदर बनाए हुए एग्स को बिना फर्टिलाइज किए हुए ले करती है, और ये अंडे अगर इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं तो ये नेक्स्ट जनरेशन के क्या होंगे? ड्रोन्स। ड्रोन्स आर हैप्लॉइड एंड ड्रोन्स आर मेल। दूसरा ऑप्शन होता है क्वीन के पास कि वो अपने एग को स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करके बाहर ले करे, तो फर्टिलाइज्ड एग्स। अब फर्टिलाइज्ड हो गया तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया पुत्र? डिप्लॉइड। जब ये डिप्लॉइड हो गया, अगली जनरेशन के क्या बनेंगी? फीमेल्स। फीमेल सारी की सारी क्या होती हैं? 2n। और इन सभी फीमेल में अगेन फिर अगली जनरेशन की एक क्या डेवलप हो जाएगी? क्वीन, जो फिर रिप्रोड्यूस करने के काबिल है, और बाकी सारे क्या रह जाएंगे? वर्कर्स। ठीक है बच्चों, ये है इनका सेक्सुअल साइकिल और सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। मेल्स आर हैप्लॉइड, फीमेल्स आर डिप्लॉइड। फीमेल में भी जो क्वीन है वो ओनली एंड ओनली फर्टाइल फीमेल, बाकी सारी फीमेल क्या है? स्टेराइल, वो यंग वन पैदा नहीं कर सकती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। फाइन। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है पुत्र जी, म्यूटेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हाँ, म्यूटेशंस। आपका डीएनए हो या आपके क्रोमोजोम हो, अब आप होपफुली क्रोमोजोम और डीएनए का पता लगा लिए हैं। क्रोमोजोम के अंदर ही क्या होता है? डीएनए। क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स, आइंस, वाटर, उसी में क्या होता है? डीएनए। तो बच्चों, जब भी एक जनरेशन से क्रोमोजोम आगे पास होंगे, क्रोमोजोम में ही क्या है? डीएनए। डीएनए जीन्स। जब भी एक जनरेशन से क्रोमोजोम या जेनेटिक मटेरियल डीएनए आगे पास होगा, चांसेस हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर इस जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में या क्रोमोजोम में कुछ चेंजेस आ जाएं। क्रोमोजोम कोई फिक्स स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई स्टैटिक इंटाइटिटी नहीं है कि जिनमें कभी कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। तो आपकी जीन्स में भी म्यूटेशन आ सकती हैं, आपके डीएनए जीन्स में भी म्यूटेशन आ सकती हैं, आपके क्रोमोजोम में म्यूटेशन आ सकती हैं। और म्यूटेशंस हमेशा सडन होती हैं। ह्यूगो डी वरीज का कंसेप्ट है दैट म्यूटेशंस आर ऑलवेज सडन, डिसकंटिन्यूअस। तो मैं सबसे पहले जीन म्यूटेशन की बात करूंगा। ठीक है जी, सबसे पहले जीन म्यूटेशन की बात करेंगे। जीन म्यूटेशन होने के चांसेस क्या हैं? तो बेटा, जीन माने डीएनए, और डीएनए में म्यूटेशन आने का मतलब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, उनमें बदलाव आना। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जी पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? देखें, लेट्स से तेरे पास ये तेरी जीन है, ठीक, ए, यस, ये रैंडमली हमने एक सीक्वेंस लिया, ठीक। पॉइंट माने आपके किसी एक बेस पेयर में गड़बड़ आ गई, किसी एक बेस पेयर में गड़बड़ हो गई। बेटा जी, एक बेस चेंज होने से अगर जीन में चेंज आया, और समहाउ अगर यही जीन का चेंज आगे प्रोटीन लेवल पे, एंजाइम लेवल पे चला गया, इसको आप क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन होने से क्या हो सकता है? आपकी वो जो एंजाइम है या जो प्रोटीन है, एंजाइम और प्रोटीन जो है वो डिफेक्टेड पैदा हो, डिफेक्टेड प्रोड्यूस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं प्रोड्यूस होगा, होगा, हो सकता है डिफेक्टेड हो सकता है कम प्रोड्यूस हो, कम एफिशिएंट हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो, वो डिपेंड करेगा कौन सी टाइप ऑफ म्यूटेशन। हम म्यूटेशन में भी आगे डिटेल पढ़ते हैं, सेम सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन। अब वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट म्यूटेशन की टाइप पे डिपेंड करता है। तो अगर एक बेस पेयर चेंज हो जाएगा बच्चे, हम म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आगे आएगा हमारे सिलेबस में, सिकल सेल एनीमिया। और इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? एक बेस चेंज होने से जीन चेंज हो जाती है, आरएनए चेंज हो जाता है, आगे प्रोटीन चेंज हो जाता है, और इतना इफेक्ट पड़ता है कि हमारी जो आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाती है। सिकल सेल मेरे पास है, हम जरा देखते हैं। ये देखिए, आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज ये दी हुई है। ये देखिए, नॉर्मल जो बीटा चेन है, हेमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, उस पे देखिए। तो दिस इज नॉर्मल
TTC CAG, mRNA बनेगा CAG, करेक्ट। और उससे दिस जेनेटिक कोड से यहां पर क्या आती थी, ग्लूटामिक एसिड, ये सही वाली अमाइनो एसिड लगती थी इस कोड की वजह से। अब हो गई म्यूटेशन, और म्यूटेशन क्या हुई ये देखिए, जहां पर CTC था वहां क्या आ गया CAG, एक बेस पेयर चेंज हुआ, तो CAC TTC GAG, यहां पर क्या आ गया GTG। आगे जो mRNA में आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन बना दैट इज GUG, चेंज आ गया। ये जेनेटिक कोड था ग्लूटामिक एसिड के लिए। आप देखिए एक बेस चेंज होने की वजह से जेनेटिक कोड चेंज हो गया, GUG कोड फॉर अमाइनो एसिड विच इज वेलिन। दिस इज नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, दिस इज नॉन पोलर अमाइनो एसिड। तो आप देखिए एक बेस चेंज होने से प्रोटीन में जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड थी दैट हैज बीन ग्लूटामिक एसिड, that has been replaced by a non-polar amino acid that is your valine। एक नेगेटिवली चार्ज्ड कंपाउंड की जगह, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की जगह एक नॉन चार्ज स्ट्रक्चर लग गया, और उसकी वजह से आपकी बीटा चेन हेमोग्लोबिन की डिफेक्टेड पैदा होती है, और उसकी वजह से आपको बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। दिस इज पॉइंट म्यूटेशन, एक बेस पेयर चेंज हो जाना, करेक्ट। ओके, अब हमारे पास दूसरा नाम है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। दूसरी चीज दी हुई है फ्रेम शिफ्ट। ये देखिए, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ DNA, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, देखें यहां पर हमने ये बोला कि कोई गलत बेस पेयर लग गया, करेक्ट। ना तो नया ऐड हुआ और ना ही कोई डिलीट हुआ, ये ध्यान दें ऐसा यहां नहीं हुआ है। अगर मेरे पास ऐसा DNA का एक सीक्वेंस है, ठीक है, और ऐसा ही कुछ है A C C C G G G A T T T G G C A, ये नॉर्मल जीन थी, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था। लेट्स से म्यूटेशन के दौरान यहां पर आइदर क्या हो गई, एडिशन ऑफ बेस पेयर, जैसे A के बाद फालतू यहां पर एक और A लग गया, एक ये केस, और डिलीशन हो गई, लेट्स से बीच में से ये निकल ही गया, एक्स्ट्रा बेस पेयर ऐड हो गया, या फिर जो ऑलरेडी अंदर बेस पेयर था वो रिप्लेस हो गया। यहां पर एडिशन और डिलीशन नहीं हो रही है। ऐसा होने की वजह से आप देख पा रहे हैं, आपको पता है जेनेटिक कोड का मतलब होता है तीन तीन का सेट। आपके पास मान लीजिए ऐसे जेनेटिक कोड था तीन तीन के सेट में, तीन का सेट, तीन का सेट, तीन का सेट, और मान लीजिए यहां कहीं, लेट्स से यहां कहीं एक बेस पेयर फालतू में ऐड हो गया, और यहां पर कोई एक बेस पेयर यहां से निकल गया। आपको नहीं लगता ये जो तीन तीन का सेट बना हुआ था, जो नॉर्मल फ्रेम बनी हुई थी, उसमें डिस्टरबेंस आ जाएगी? ये देखिए ना, पहले तीन का सेट था, अब एक फालतू यहां पर ये आगे, तो यहां जहां पहले ये तीन का एक ओरिजिनल सेट था जेनेटिक कोड का, ये वाली तो इस सेट से बाहर ही हो जाएगी। जो नया जेनेटिक कोड बनेगा वो ये वाला होगा, सोचिए आराम से, करेक्ट। ओरिजिनल क्या था A लेट्स से A। अब यहां पर अगर बीच में G आ गया तो A का कोड तो डिस्टर्ब ही हो गया। यहां क्या बन गया, एक AGA नाम का कोड, सॉरी AGA नाम का कोड, करेक्ट, फाइन। तो आपका जो कोड है, जेनेटिक कोड जो तीन तीन के सेट में है, एडिशन होने की वजह से या डिलीशन होने की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, चेंज। इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन में दो ही मेन केसेस हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके पुत्र, अब जब हम क्रोमोसोम डिसऑर्डर की बात करते हैं, क्रोमोसोम में भी चेंजेस आ सकते हैं। जब मेरे से सेक्स सेल के थ्रू मेरे क्रोमोसोम अगले बच्चे, अगली जनरेशन में जाएंगे, मेरी प्रोजेनी में जाएंगे, तो क्रोमोसोम में भी चेंजेस आ सकते हैं। अगर तो क्रोमोसोम नंबर में चेंज आता है, जैसे मैं 46 हूं, मेरे पार्टनर 46 है, करेक्ट। जो सेक्स सेल पैदा होंगे 23, अगला बच्चा जो पैदा होगा उसमें क्या होंगे 46। अगर ये 46 की जगह 45 हो जाए,
या 46 की जगह 47 हो जाए तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आया ना, और क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आने को ही क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम में दो केस, एन्यूपोलॉइडी और पॉलीपोलॉइडी। एन्यूपोलॉइडी का मतलब है जो आपका नॉर्मल नंबर है, जैसे मेरे पास क्या है 2n46 है मेरे पास, ये मेरा क्रोमोसोम नंबर है, तो हो सकता है 2n-1 हो जाए, 45 क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम हम पढ़े, टर्नर सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, 2n+1 हो जाए, 47 हो जाए। तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब है एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम आ जाना, या एक आधा या दो क्रोमोसोम कम हो जाना, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना। गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। जब हम सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ठीक है जी। तो जब इस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाए, तो हो सकता है जो हमारा जर्म सेल्स है, सेक्स सेल है, उसमें एक क्रोमोसोम एडिशनल आ जाए या फिर एक क्रोमोसोम कम रह जाए। तो अगर क्रोमोसोम के नंबर में एक दो कम या ज्यादा हो जाए देन इट इज कॉल्ड एज एन्यूपोलॉइडी। इंपॉर्टेंट। पॉलीपोलॉइडी का मतलब है पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो जाना। इट मींस मैं 2n हूं, मेरा पार्टनर 2n है, मेरा यंग वन क्या पैदा होना चाहिए था 2n। लेट्स से वही सेग्रीगेशन के दौरान, क्रोमोसोम की सेपरेशन के दौरान, ये 2n से लेट्स से जो यंग वन पैदा हुआ वो 4n पैदा हो गया, हर क्रोमोसोम की चार चार कॉपी, इसको बोलेंगे टेट्राप्लॉइड। तो अगर पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो जाए बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीपोलॉइडी। सोचो ना, हैप्लॉइडी माने n, डिप्लॉइडी 2n, ट्रिप्लॉइडी 3n, टेट्राप्लॉइडी 4n। तो पॉली का मतलब क्या है, मोर देन 2-3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ऑफन फाउंड इन प्लांट्स, मेनली ये प्लांट्स में पाया जाता है, हैपन ड्यू टू इंक्रीज इन द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहां पर एक आधा क्रोमोसोम ऊपर नीचे हुआ था, यहां पर क्रोमोसोम का बेसिक सेट ही चेंज हो गया। पेरेंट्स 2n थे, जो यंग वन है वो 4n पैदा हो गया। ये भी जो सेल डिवीजन के दौरान सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है उसके दौरान गड़बड़ बजा होने की वजह से। फाइन, चलो। अच्छा, एक और तरीके से हो सकते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, मतलब ये नंबर है, मतलब आपके पास ये क्रोमोसोम था, हो सकता है जब आपका क्रोमोसोम अपनी जनरेशन अगली जनरेशन में पास हुआ, उसमें ये क्रोमोसोम यहाँ का सेगमेंट कट होके डिलीट हो जाए। ये हमारे सिलेबस में इन डिटेल नहीं है तो इसके बारे में हम बात नहीं करते, बट क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी गड़बड़ हो सकती है। मेन है हमारे पास क्रोमोसोम में नंबर, एन्यूपोलॉइडी एंड पॉलीपोलॉइडी। फाइन। अच्छा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स म्यूटेशंस की वजह से ही होंगे, पर जीन म्यूटेशंस की वजह होने से अगर डिसऑर्डर्स आते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्योंकि मेंडल नहीं बात करी थी फैक्टर की, फैक्टर ही क्या है, जीन्स। हमारे पास चार तरह के डिसऑर्डर्स हैं, मेन चार तरह के डिसऑर्डर हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब हम उनको समझते हैं। ये जो चार टर्म्स दी हैं ये क्या क्या। ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो आपके पास क्रोमोसोम दो तरह के हैं बेटा, एक तो ऑटोसोम है आपके पास, दूसरे क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो जब भी ऑटोसोम की बात हो रही है इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट 1 to 20 पेयर्स। पहली बात तो ये ध्यान दें, 1 to 22 पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये समझ आएगा तो आगे हम पेडिग्री का बेसिक ढंग से समझ पाएंगे। इफ एनी ट्रेट इज ऑटोसोमल, इफ एनी डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल, इट मींस जो जीन्स इस डिसऑर्डर के लिए, स्ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। तो जब भी डिजीज ऑटोसोमल होगी, जब भी कोई डिजीज या ट्रेट ऑटोसोमल होगा, मेल एंड फीमेल में बीमारी के पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं मेल हो या फीमेल फर्स्ट 22 तो सेम सेम ही रहेंगे। अब ऑटोसोमल में पहला आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बीमारी तब हो जाएगी या आपके अंदर ट्रेट तब आ जाएगा जब एक भी डोमिनेंट एलील आपके पास होगी ही होगी। तो लेट्स से मैंने ऑटोसोम को मेंशन किया ए से, तो ऑटोसोम को मेंशन किया मैंने ए से, तो आप डिप्लॉयड हैं, आपके पास हर क्रोमोसोम की दो कॉपी है। तो अगर ऐसे है तब भी ट्रेट आप में आएगा, दोनों डोमिनेंट होंगी तब भी आप में ट्रेट आएगा। अगर आपके पास एक भी डोमिनेंट है तब भी आप में ट्रेट आएगा। और अगर आपके पास
एक भी डोमिनेंट नहीं है तब ही आपके पास ट्रेट नहीं आएगा। दैट्स इट। तो अगर कोई ट्रेट ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक तो मेल हो या फीमेल, दोनों में हो सकता है, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नंबर 1। और नंबर 2, बीमारी या उस ट्रेट के पॉपुलेशन में होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इस केस से भी बीमारी हो जाती है, इस केस से भी बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट के लिए तो एक भी अलील होगी डोमिनेंट, तब भी काम हो जाएगा। अब दूसरा लेते हैं हम ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव अगेन मेल हो या फीमेल, दोनों में इस तरह की बीमारी कॉमन है। ये लिया मैंने ऑटोसोम। अगर आपके पास 2 एलील हैं डोमिनेंट, आप में ये ट्रेट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेट तो रिसेसिव है। अच्छा, अगर आपके पास एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, बच्चे ट्रेट आप में तब भी नहीं आएगा। आप में ट्रेट सिर्फ तब आएगा जब आपके पास दोनों की दोनों रिसेसिव एलील होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेट ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सिर्फ इस केस में बीमारी नहीं होगी। और अगर ट्रेट ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिर्फ एक ही केस में बीमारी होगी। हमारे पास माइटोनिक या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है, और जितनी भी डिजीजेज हमारे सिलेबस में आगे दी हुई हैं, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, फिनाइल कीटोयूरिया, ये सारी की सारी रिसेसिव है। ये समझिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमिनेंट बहुत कम रेयरली डिजीजेज होती हैं, ज्यादातर डिजीज होती हैं रिसेसिव, क्योंकि रिसेसिव एलील कौन सी होती है बच्चों? जब उस डिजीज एलील में क्या आ जाए? म्यूटेशन। और म्यूटेशन एलील होने की वजह से डिफेक्टिव एंजाइम, डिफेक्टिव प्रोटीन। करेक्ट। ज्यादातर हमारे सिलेबस में जो बीमारियां हैं दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। और मेल हो या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं सेक्स लिंक्ड, इसमें मेल और फीमेल के पैटर्न अलग से बनेंगे, जरा ध्यान देते हैं। यस, मेल हो या फीमेल पैटर्न्स अलग आएंगे, कैसे? जरा ध्यान दें। मान लीजिए कोई डिजीज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो सबसे पहले तो ध्यान दें आप, सेक्स माने एक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। जीन इज लिंक्ड और प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो मैं दो ही केस लूंगा, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर तो एलील डोमिनेंट है तब मेल में बीमारी नहीं होगी, और अगर एलील रिसेसिव है तो मेल में बीमारी हो जाएगी। अगर बीमारी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो 50% चांस है मेल ठीक होंगे, 50% चांस है मेल डिजीज होंगे। पर वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं सेम डिजीज के लिए, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए, फीमेल में तो 2 एक्स है ना मेरे बच्चों, इनमें 3 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। या तो दोनों की दोनों डोमिनेंट एलील, तो फीमेल में बीमारी नहीं होगी। करेक्ट। एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव, देन फीमेल बीमार नहीं होगी, और फीमेल को क्या बोला जाएगा? फीमेल कैरियर है इस डिजीज के लिए। और एक ये वाला केस, जब फीमेल में दोनों ही रिसेसिव होंगी, तब जाके फीमेल क्या होगी? डिजीज्ड। तो आप कुछ ऐसे समझिए, 33% चांसेस हैं पॉपुलेशन में फीमेल के बीमार होने के, 66% के आसपास फीमेल हेल्दी या कैरियर ही होगी। बट यहां देखिए 50% चांस है या फीमेल हेल्दी होगा, 50% चांस होगा या तो फीमेल मेल डिजीज्ड होगा। तो ज्यादातर देखा गया है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन मेल्स, नॉट इन फीमेल। और अगर बच्चों सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करी जाए, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करी जाए मेरे बच्चों, तो ध्यान दें क्या होगा। यस, मेल के पास एक ही एक्स है, एक वाई है, तो मेल में अगर एक डोमिनेंट आई, मेल में बीमारी हो जाएगी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और अगर छोटी है, रिसेसिव एलील है, तो मेल में बीमारी नहीं होगी।
सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए ज्यादा प्रोन मेल्स हैं, फीमेल प्रोन ज्यादा नहीं है। बट सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए मेल कम प्रोन है। फीमेल का केस देखो, ये सेम केस फीमेल का देखो। यस, इस केस में फीमेल बीमार होगी क्योंकि दोनों डोमिनेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। इस केस में फीमेल बीमार, यस, होगी ही होगी। इस केस में ही सिर्फ अकेला केस होगा कि फीमेल बीमार नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई ट्रेट या डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मेल ज्यादा बीमार होंगे। कलर ब्लाइंडनेस आपके पास एग्जाम्पल दिया है, हेमोफीलिया एग्जाम्पल दिया है। आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखें, वहां पर लिखा हुआ है मेल में ये बीमारी ज्यादा है, क्योंकि फीमेल में सिर्फ इस केस में बीमारी हो सकती है, इन दोनों केसेस में तो बीमारी हो ही नहीं सकती। जब कोई डिसऑर्डर या ट्रेट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो आप क्या पाएंगे, मेल में सिर्फ इस केस में बीमारी होगी, इसमें तो होगी ही नहीं। बट फीमेल के केस में देखिए डबल चांस है बीमारी होने का। फाइन दोस्तों, तो ये पैटर्न रहा आपकी 4 तरह की डिजीजेस का। देखिए, थैलासीमिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। नो, थैलासीमिया इज नॉट सेक्स लिंक्ड, सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट। एंड यस, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ये फीमेल में ज्यादा होंगे। फाइन, चलो, ये अलग अलग नाम है, हम हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर, इफ डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद जीन्स, और हमने 4 तरह के कर लिए। ये क्रोमोसोम डिसऑर्डर के 3 केसेस हैं मेरे पास, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहले हेमोफीलिया की बात करते हैं। चलो, सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। हमने बेसिक पहले पढ़ लिया ना, हमें ये चीज समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। देखिए, एक्स लिंक्ड और रिसेसिव क्या होता है इसमें, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाए तो वो व्यक्ति, अच्छा ये ध्यान दें, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो बीमार ज्यादा कौन होंगे, मेल्स, ना कि फीमेल्स, क्योंकि मेल में एक भी रिसेसिव एलील बीमारी कर जाएगी, डिफेक्ट आ जाएगा। आई के अंदर जो पिगमेंट होते हैं जो कलर डिफ्रेंसिएशन कर पाते हैं, उनकी वजह से वो डिफेक्टेड प्रोड्यूस होगा। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी तो वो रंगों के बीच में भेद नहीं कर पाएगा, स्पेशली ग्रीन एंड रेड कलर के बिटवीन में, ठीक है। और ये आ गया उसका इनहेरिटेंस पैटर्न। क्या मेंशन किया इनहेरिटेंस पैटर्न में, ध्यान दे, अ डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड ओनली इफ द फादर इज कलर ब्लाइंड। क्या मतलब हुआ इस चीज का, एक डॉटर तभी कलर ब्लाइंड होगी। अब डॉटर कौन है, फीमेल, और फीमेल में कलर ब्लाइंड होने का मतलब दोनों स्मॉल सी आने चाहिए। और जब तक मेल कलर ब्लाइंड नहीं होगा तब तक उसकी लड़की कलर ब्लाइंड हो ही नहीं सकती। देखिए ना, अ डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड ओनली इफ द फादर इज कलर ब्लाइंड, करेक्ट। देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैरियर ऑफ फीमेल टू ट्रांसफर द डिजीज टू हिज सन्स। ओके जी, डन। तभी फीमेल बीमार होगी जब उसका पिता पक्का बीमार होगा, क्योंकि फीमेल में या बच्ची में एक्स तो पापा से भी आना होता है, और पापा का अगर एक्स एक ही बीमार होगा तब भी बच्ची में बीमारी होने के चांसेस हैं। फीमेल अगर कैरियर भी होगी तब भी चांसेस बन जाएगा। डन। अगर फीमेल नॉर्मल है तब तो बच्ची क्या होगी, कैरियर। अगर फीमेल कैरियर है तो बच्ची के 50% चांसेस हैं बीमार होने के, और अगर फीमेल खुद ही डिजीज है तो मेल और फीमेल, इस फीमेल के जो लड़का होगा या लड़की दोनों ही बीमार होंगे। डन। फिर आ गया हेमोफीलिया। हेमोफीलिया भी वैसे ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मेल ही ज्यादा बीमार होंगे। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेल हो या फीमेल, जब कट लगता है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है और खून बहने से रुकता है। हेमोफीलिया के केस में वो कट लगने पे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस एफिशिएंटली काम नहीं करती और खून का लॉस होता ही रहता है। ये देखिए, अब इसमें भी यही सेम पैटर्न चलेगा, दिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल टू बिकमिंग हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर हैज टू बी हेमोफिलिक। क्या मतलब है, अगर कोई फीमेल को हेमोफीलिया होना हो तो इसका पापा एटलीस्ट, पापा तो बीमार होना ही चाहिए, और मदर एटलीस्ट हेमोफिलिक कैरियर होनी चाहिए। अगर मदर हेल्दी है, अगर मदर हेल्दी है तो ये फीमेल बच्चा कभी भी बीमार हो ही नहीं सकता। खुद सोच के देख लीजिए, अगर दोनों डबल एच
दोनों ही H डोमिनेंट होंगे तो बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर ही होगी। इस फीमेल को बीमार होने के लिए फादर तो हेमोफिलिक होना ही चाहिए और मदर एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए। करेक्ट? देन ये सिकल सेल एनीमिया की मैंने अभी बात करी। सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो रिसेसिव बट जीन इज प्रेजेंट ऑन नॉट एक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम। इससे क्या होता है, बीटा चेन जो है वो डिफेक्टेड पैदा होती है। एनीमिया और आरबीसी की शेप क्या हो जाती है, सिकल शेप। डन। और एक बच्चे में बीमारी तभी होगी, एक बच्चा तभी बीमार होगा, सिकल सेल तभी होगा जब बच्चों उसके पापा उसके मम्मा उन दोनों को एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा, तभी बीमारी आएगी। सोचो, ए मैंने ऑटोसोम लिए तो लिखा हुआ है ना, ऑफस्प्रिंग मे गेट द डिजीज व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। एक और चीज ध्यान देंगे आप, जब कोई डिजीज सेक्स लिंक्ड है तब ओनली फीमेल इज कैरियर, मेल इज नेवर कैरियर। और अगर कोई डिजीज ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, तो मेल हो या फीमेल दोनों कैरियर हो सकते हैं। करेक्ट? तो ये चीज यहां दी हुई है। देन थैलेसीमिया, दिस इज अ क्वालिटेटिव, मतलब आरबीसी डिफेक्टेड पैदा होगी। दिस इज अ क्वांटिटेटिव, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसमें क्या होता है, आपकी जो अल्फा चेन और बीटा चेन है हेमोग्लोबिन की, वो क्वांटिटी में कम पैदा होंगी। ये लिखा हुआ है ना, म्यूटेशन इन HbA1 और HbA2 प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है। एनीमिया होगा इसमें भी, और क्यों होगा, यहां पर हुआ था कि बीटा चेन बन तो रही है बट डिफेक्टेड बन रही है, यहां पर बीटा चेन बन तो रही है बट कम बन रही है। और ये दो तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो कईयों में अल्फा चेन कम पैदा होती है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन कम पैदा होती है तो बीटा थैलेसीमिया। करेक्ट? और इसमें भी पैटर्न वही है, ऑफस्प्रिंग में सिर्फ तभी डिजीज होगी जब दोनों पेरेंट्स एटलीस्ट कैरियर होंगे। करेक्ट? चले, ये हमने सिकल सेल एनीमिया की बात कर ली थी, और ये हमने ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये हमने फिनाइल कीटोयूरिया पहले बात कर लिया था जब हमने कौन सा फंडा याद पढ़ा था पुत्र, प्लियोट्रोपिज्म। फाइन, चलिए अब आगे तुम्हारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल में ये तीनों केस हैं आपके एन्यूप्लॉइडी के। एन्यूप्लॉइडी क्या बताया था बच्चों, एन्यूप्लॉइडी बताया था जब आपके पास एक या दो क्रोमोसोम लेस या ज्यादा हो जाए, और ये तभी होगा जब आपका जर्म सेल में क्रोमोसोम का नंबर डिफेक्टेड रह गया है। तो पहला डिजीज है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डॉन उनके नाम पे है। इस व्यक्ति में क्या होगा, जिसे भी डाउन सिंड्रोम हो रहा है, नॉर्मली हेल्दी व्यक्ति में क्या होता है, क्रोमोसोम 21 की क्या होती है, डिप्लॉयड कॉपी, बाकी भी डिप्लॉयड होते हैं। इस बीमारी में जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो रहा है उसके पास 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी। ट्राइसोमी इज 2n+1। तो इसका मतलब ये हुआ इस इंडिविजुअल में टोटल क्रोमोसोम 46 नहीं क्या होंगे, 47। ये उसके सिम्टम्स हैं। मेंटली रिटार्ड होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा, फरोड टंग होगी, पार्शली ओपन माउथ। इनकी फिगर जो है वो आगे अपने पास आएंगी। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ये सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड है। नॉर्मल हेल्दी मेल में क्या होता है, XY। और किसी व्यक्ति को क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है बेटा जी, उसमें एक एक्स्ट्रा X है, XXY। इसकी भी क्या हुई है पुत्र, ट्राइसोमी, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम। और तीसरा दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम, दिस इज मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब है 2n-1, मतलब 46 में से एक कम कर दो तो कितने बचे, 45। इसमें एक फीमेल ऐसी पैदा होती है जिसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, 45 क्रोमोसोम हैविंग ओनली 1 X क्रोमोसोम, और दूसरा X क्रोमोसोम क्या होता है, मिसिंग। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में हम देखते हैं वो जो इंडिविजुअल है वो होगा मेल ही, पर वो स्टेराइल होगा, जरूरत से ज्यादा लंबा होगा। मैस्कुलरिज्म में है वो मेल पर उसमें फीमेल लाइक कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी। जब हम टर्नर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं वो एक फीमेल ही है, वो एक फीमेल ही है, बट फीमेल स्टेराइल होंगी, छोटे कद की होंगी, और सेक्सुअल कैरेक्टर्स पोरली डेवलप होंगे। ये देखिए हमारे पास दिया हुआ है, ये डाउन सिंड्रोम।
मंगोलियन डिजीज, मंगोलियन जैसा फेस, ब्रॉड फ्लैट फेस, गोल होगा, फ्लैट होगा, हेड भी फ्लैट होगा, आपकी जो हाथों की रेखाएं हैं या फिंगर की जो वो हैं उन वो भी क्या होंगी, सिंगल क्रीज। हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, बाय बर्थ हार्ट में डिफेक्ट हो सकता है, या जो आपका माउथ है वो पार्शली ओपन रहेगा, सिंगल फरोड टंग रहेगी। दिस इज अबाउट क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये मेल जरूर से ज्यादा लंबा और जिसमें फीमेल लाइक कैरेक्टर्स आएंगे, और ये टर्नर सिंड्रोम जिसमें फीमेल छोटी रह जाएगी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कम, एक क्रोमोसोम कम होने की वजह से एक्स क्रोमोसोम। ओके जी, चलिए अब बेटा एक लास्ट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। देखिए चार तरह के ट्रेट्स हमने बात की, वैसे तो कॉमनली दो तरह की है, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड। अब जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर ऐसे ही पास होते हैं, और डिजीज ह्यूमन पॉपुलेशन में भी तो पास होती ही होती हैं। पेडिग्री एक तरीके का ग्राफिकल वे है पता लगाने का कि एक फैमिली ट्री में कोई भी ट्रेट जो पास हो रहा है वो कौन से तरह का है। पेडिग्री एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि किसी इंडिविजुअल में कोई ट्रेट आया है उसके फैमिली ट्री के थ्रू, तो उस जो करेक्टर का बेस है वो कौन सा है, क्या वो ऑटोसोमल है, क्या वो सेक्स लिंक्ड है, और ऑटोसोमल में वो रिसेसिव है, डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड में वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। तो वो पेडिग्री से पता चलता है। पेडिग्री के कुछ बेसिक रूल्स हैं, पेडिग्री के कुछ बेसिक रूल हैं, क्या क्या रूल हैं देखिए। अगर तो बीमारी ऑटोसोमल है, अगर तो कोई ट्रेट ऑटोसोमल है, तो हमने क्या बोला, ऑटोसोमल क्या हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है मेरे बच्चे, या तो क्या हो सकता है, रिसेसिव। ध्यान दीजिएगा ये बेसिक चीज है, इससे आप पेडिग्री, दो ही पेडिग्री हम बना के देख लेंगे एनसीईआरटी की वही आएंगी। पर अगर कोई डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो आप देखें इसका मतलब क्या है। ये मैंने ऑटोसोम बनाए ए से, तो बीमारी इस केस में भी हो जाएगी, बीमारी इस केस में भी हो जाएगी क्योंकि एक डोमिनेंट एलील कर तो देती है, सिर्फ बीमारी इस केस में नहीं होगी। तो अगर कोई ट्रेट ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये नोट करना अपने पास, अपना बहुत इंपॉर्टेंट है पेन कॉपी पे। अगर कोई ट्रेट ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है, मेल हो या फीमेल, दोनों में सेम तरह की डिजीज जाएगी, कोई स्पेसिफिक मेल और फीमेल का पैटर्न नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक पेडिग्री में जितने मेंबर बताए हुए हैं आपको दिखेगा, ज़्यादा मेंबर्स अगर डिजीज है, ज़्यादा मेंबर में ये ट्रेट है, तो आपको एक आइडिया लगेगा यार ये ट्रेट ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होगा, क्योंकि दो केसेस हैं जब ये बीमारी हो जाती है। प्लस एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है माता पिता बीमार हों। क्या ये माता पिता बीमार हुए? यस, एक डोमिनेंट एलील हो सकता है बच्चा बीमार ना हो, तो अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है। अफेक्टेड पेरेंट्स, ये भी अफेक्टेड पेरेंट है, कैरियर है पर है तो अफेक्टेड ना, एक डोमिनेंट है। अफेक्टेड अनअफेक्टेड जो हो सकते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं। जब हम रिसेसिव की बात करते हैं ऑटोसोमल की, तो आप पाते हैं ना तो इस केस में बीमारी होगी, कभी नहीं होगी इस केस में बीमारी, ये तो रिसेसिव डिजीज है, ना तो बच्चे इस केस में बीमारी होगी। ठीक है, बीमारी सिर्फ केस में होगी जब दोनों की दोनों क्या होंगी, सॉरी, दोनों की दोनों क्या होंगी, रिसेसिव। इसका मतलब अगर आपको पूरे पेडिग्री में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम दिखते हैं डिजीज, पहला साइन हो सकता है कि वो रिसेसिव है, क्योंकि देखो तो 66% चांस है बीमारी ना हो, 66% चांस हो बीमारी हो जाए। तो अगर ज़्यादा लोग बीमार हैं वो बीमारी डोमिनेट हो सकती है। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई ऑटोसोमल रिसेसिव है, यस, यहां हमने बोला था अफेक्टेड पेरेंट का अनअफेक्टेड यंग वन हो सकता है, यहां मैं बोल रहा हूं अनअफेक्टेड पेरेंट का, ये अनअफेक्टेड पेरेंट हुए, अनअफेक्टेड कैरियर हैं दोनों, इनका अफेक्टेड यंग वन हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
affected parents may have unaffected kid, unaffected parents may have affected kid। और दूसरा, जब भी कोई डिजीज रिसेसिव होगी ऑटोसोमल, स्किप हो सकती हैं जनरेशंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप जनरेशन होने का मतलब माता पिता में बीमारी है नहीं, बच्चे में आ गई, माता पिता में बीमारी है नहीं, बच्चे में आ गई। तो देखो ना, माता पिता तो कैरियर थे पर बच्चे में बीमारी आ गई। तो अगर आपको किसी पेडिग्री में ऐसा दिखता है कि माता पिता ओके हैं और बच्चे में बीमारी जा रही है, तो चांस हो सकता है कि बीमारी क्या हो, ऑटोसोमल रिसेसिव। दूसरे हमने करे सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड में भी हमने क्या पढ़ा बच्चा, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव। डोमिनेंट मेल का अलग पैटर्न आएगा, फीमेल का अलग पैटर्न आएगा। रिसेसिव मेल का अलग पैटर्न आएगा, फीमेल का अलग पैटर्न आएगा। अब देखें कैसे, अगर कोई डिजीज ऑटोसोमल नहीं सेक्स लिंक्ड है और डोमिनेंट है, बेटा जी मेल में चांस क्या होगा, बीमारी या तो होगी या तो बीमारी नहीं होगी। मेल कम बीमार होने के चांसेस हैं, फीमेल में 3 चांस बनते हैं। क्या, या तो फीमेल बीमार होगी, या तो फीमेल बीमार होगी, या तो फीमेल बीमार नहीं होगी। अगर कोई बीमारी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ज्यादा बीमार होने के चांसेस फीमेल के हैं, मेल के कम। ठीक, यहां XY या तो मेल बीमार होगा या तो मेल बीमार, या तो भी मेल बीमार नहीं होगा या तो होगा 50-50। फीमेल के केस में देखेंगे XX फीमेल बीमार नहीं होगी, डोमिनेंट। फीमेल एक कैरियर होगी, बीमार नहीं होगी, सिर्फ फीमेल इस केस में बीमार होगी। तो अगर बीमारी ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ज़्यादा बीमार होने के चांसेस कितने किसके हैं, मेल के। मेल ज़्यादा बीमार होंगे, यहाँ पर फीमेल ज़्यादा बीमार होंगी। ये बेसिक सेट होता है पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में एज इट इज़ नहीं दी है। अगर आपको पेडिग्री करनी है तो आपको ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। बोर्ड्स में तो बहुत ज़्यादा टफ पेडिग्री नहीं पूछी जाएगी, नीट में पूछी जा सकती है, बट उसके लिए भी यही बेसिक रूल चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये दिया हुआ है, यस पहली दी हुई है पेडिग्री तुम्हारी एनसी, और ये सिंबल्स हैं। अगर आप पेडिग्री के बेसिक्स को नहीं जानते, ये सिंबल्स हैं। एक स्क्वेयर जो है वो मेंशन करता है मेल, एक सर्कल फीमेल। अगर इस तरह से डायमंड दिया होगा तो ये पता नहीं लगा जा सकता कि मेल है या फीमेल। अगर वो कलर्ड हैं तो बोला जाएगा वो इंडिविजुअल में वो करेक्टर है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है। अगर मेल और फीमेल के बीच में ऐसे एक लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताई जा रही है। अगर 2 लाइंस बनी हुई है तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। बट ये मेल और फीमेल दोनों काफ़ी नज़दीक है रिलेशन में। ये देखिए रिलेटिव्स में यहाँ ये दिया जा रहा है कि एक मेल की शादी एक फीमेल से हुई तो 2 यंग वन पैदा हुए, तो ये पहली जनरेशन है, पहली इनकी लड़की है, दूसरा इनका लड़का है, पर दोनों क्या है, नॉर्मल। तो ये सिंबल्स दिए हुए तुम्हारी एनसीईआरटी में। पहली एनसीईआरटी में दी हुई है, इट इज़ द ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब देखिए टोटल इंडिविजुअल कितने हैं पेडिग्री में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इंडिविजुअल्स हैं, और 14 में से 1 2 3 4 जो हैं वो डिजीज बताए जा रहे हैं। इसमें जितने भी हैं उसमें से सिर्फ 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हैं, 11 में से 3। और ये वाली दूसरा केस जो है वो रिसेसिव का है। अब निकाल दीजिए, परसेंट निकाल के देख लीजिए, 3 11 में बीमार हैं, 4 14 में बीमार हैं। आपको यहां पर परसेंट ज्यादा बीमार दिखेंगे, तो पहला केस ज्यादा लोग बीमार यहां दिख रहे हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है एक फीमेल में बीमारी है, तो फीमेल में बीमारी है तो ये लीजिए, मेल नॉर्मल है, डोमिनेंट है तो मेल नॉर्मल है। अब इनकी शादी हुई तो पहली फीमेल पैदा हुई, फीमेल क्या है, नॉर्मल, हो सकता है क्रॉस, बन सकता है क्रॉस, यस। मेल डिजीज्ड, फिर मेल नॉर्मल, नॉर्मल मेल की नॉर्मल फीमेल से शादी हुई, इसलिए सारे क्या हैं, नॉर्मल। अफेक्टेड फीमेल, जिसकी शादी एक नॉर्मल मेल से हुई,
ये नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल डिजीज फीमेल और नॉर्मल मेल, ये इनका जीनोटाइप बन के आ गया। कोई भी पेडिग्री 100% कभी करेक्ट नहीं हो सकती है। आप इसी पेडिग्री पे कुछ और केस अप्लाई करके देखना चाहें, हो सकता है, बट हमने एनसीईआरटी का एज इट इज एग्जांपल लिया। ठीक है, अब देखिए कि आपको यहां पर स्किप होती हुई दिख रही है जनरेशन, नहीं। और ये देखिए पेरेंट बीमार है, अनअफेक्टेड बच्चे आ गए। पेरेंट बीमार है, अनअफेक्टेड बच्चे आ गए, जो मैंने रूल्स दिए थे। ये सिकल सेल एनीमिया का केस है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव, सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव, तो कैरियर है, कैरियर है। माता पिता में बीमारी है नहीं, बट बच्चे में बीमारी आ गई। देखो जरा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब यहां भी देखिए, माता पिता में बीमारी है नहीं, बट बच्चे में बीमारी आ गई। इजीली आपको जनरेशंस स्किप होती हुई दिख रही हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉम डैड में बीमारी है नहीं, बच्चे में आ गई। मॉम डैड में बीमारी है नहीं, बच्चे में आ गई। तो जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको मेंशन किए थे बेसिक रूल, आप उनको अप्लाई करके देखें, पेडिग्रीज आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। हालांकि बोर्ड में इतनी ज़्यादा कहते हैं हाई लेवल की पेडिग्री आपसे कोई नहीं पूछेगा। फाइन, चलो। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो रिवीजन था इस चैप्टर का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दिस इज डन। हाँ, मैं जानता हूँ चीज़ों को मैंने काफ़ी फास्ट करवाया, बट जैसे ये रिवीजन रिवीजन लेक्चर सीरीज है, मेरे पास और कोई चारा नहीं, हम इसको ऐसे करते हैं। हाँ, यहीं आप मेरे पास रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट होते तो इस चैप्टर को करवाने के लिए आराम से 10 से 12 लेक्चर्स 1.5 घंटे के लगते हैं। फाइन, चलो लास्ट टाइम पे आपको ये सपोर्ट भी हो गया। अगर आपको लग रहा है ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो ज़रूर 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें। मैं साथ के साथ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के ऐसे रिवीजन डालता रहूँगा, लेक्चर्स डालता रहूँगा। अगली बार हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, करेक्ट? तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। सत श्री अकाल, नमस्ते।